बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स क्लास 9th बुक का यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.3 डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में आपने जो मेन थिंग्स को डिस्कस करना है, नंबर 1, व्हाट इज perpendicular components of a force. After that, what is meant by resolution of force. And इस टॉपिक में हम डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरीके से हम फोर्स से इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो क्या है f of x एंड f of y हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीजें हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में डिस्कस करेंगे। यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से भी। सो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे अंदाज से समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स क्या होते हैं, इस चीज को हमने इस टॉपिक में स्टडी करना है। इसका आंसर जो है वो ये है, इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड by two mutually components are called perpendicular components perpendicular component of that force। आप अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो जब भी हम फोर्स के ऐसे दो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करेंगे, अगर दो कंपोनेंट्स के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। लेट अस कंसीडर एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसा कि एक कंपोनेंट मेरा क्या था, ये वाला कंपोनेंट था, एंड सेकंड कंपोनेंट मेरा क्या था, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट था। एंड इन दोनों के दरमियान में आपको नजर आ रहा है क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो जब भी किसी दो कंपोनेंट्स के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है।
अब यहां पे हम कह देते हैं ये हमारा क्या है, फोर्स का एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट है, ये फोर्स का एफ ऑफ वाई कंपोनेंट है, इसलिए इन दोनों के दरमियान में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, दैट्स व्हाई दे आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब आपका लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गया है, आपने साथ साथ हेडिंग्स भी बनाते जानी है। सबसे पहले मैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने लगा हूं। DEF से मतलब डेफिनेशन, स्प्लिटिंग अप of a force into their mutually perpendicular components when it is known as resolution of a force। मतलब ये कि हम क्या करें, फोर्स को इसके टू परपेंडिकुलर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने लगी है। एक्सप्लेनेशन को आपने बड़े ही गौर से और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ऐसे ही आप हेडिंग दे दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाए, जब मैं रीडिंग करवाऊंगा तब भी आपकी बुक पे सब की सब एक्सप्लेनेशन, जो भी हेडिंग्स बनाऊंगा सबको मार्क कर दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसीडर a force F which is denoted by, या डिनोटेड की जगह आप रिप्रेजेंटेड बाय भी लिख सकते हैं, डिनोटेड भी लिख सकते हैं, आप ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेड लगता है, रिप्रेजेंटेड लिखें, रिप्रेजेंटेड by OA and force have an angle theta with an x-axis। देखें अब ये डायग्राम आपके सामने जो बनी है फिगर, इसमें मैंने क्या किया, ये फोर्स जो मेरी यहां पे रिजल्टेंट फोर्स है इसको कंसीडर कर लिया सबसे पहले, और इसको मार्क कर लिया किस पॉइंट से, ओ ए में। एंड ये मेरा पहले क्या था, एक्स एक्सिस था, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड फोर्स के दरमियान में क्या है, एक एंगल थीटा है, ठीक है। नाउ we consider two components of a force which are f of x and f of y. They are represented by a O, B and BA, ठीक है जी। अब देखिए ये डायग्राम में साफ इस चीज को जाहिर किया जा रहा है, फोर्स को इसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया गया है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें किस तरीके से पता लगा, क्योंकि इनके दरमियान में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। एक जो कंपोनेंट है वो एफ ऑफ वाई है, सॉरी एफ ऑफ एक्स है, एंड सेकंड क्या है, एफ ऑफ वाई है। अब देखें आपने ये बात याद रखनी है, हमारे पास यूजली 3 एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन यहां पे हम 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सिस क्या है, एक एक्स एक्सिस है,
सेकंड मेरे पास जो ये एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। अब जाहिर सी बात है जो कंपोनेंट हमारा वाई एक्स एक्सिस पे होगा उसको हम क्या कहेंगे एफ ऑफ एक्स, एंड जो हमारा एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा उसे हम क्या कह देंगे वाई एक्सिस, मतलब इसको कह देंगे एफ ऑफ वाई। सिंपल, इनको हमने किन से रिप्रेजेंट कर दिया है, एफ ऑफ एक्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओ बी से, एंड एफ ऑफ वाई को रिप्रेजेंट कर दिया बी ए से। अब आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है, ये मेरा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये मेरे इसके दो कंपोनेंट्स है। मतलब सिंपल कंसीडर कर ले, पहला मेरे पास वेक्टर ये था जिसका मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, उसमें वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी मेरे पास ये है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अगर मैंने इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये बात याद है जो मैंने लास्ट लेक्चर में अपने बताई थी कि आप अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी प्लस बी ए, ये आपका क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आ गया। इसको मैं क्या कहता हूं, ये मेरी इक्वेशन 1 है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं, as you know that by diagram, या आप इसको फिगर भी कह सकते हैं, ओ ए आपके सामने, ये देखें ओ और ए किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एफ। तो मैं यहां पे सिंपल क्या लिख देता हूं, ये एफ के इक्वल है, कोमा, इसके बाद देखिए ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ओ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं। देन आपके सामने बी ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के इक्वल है, तो मैं यहां पे बी ए किसके इक्वल कर दूंगा, एफ ऑफ वाई के इक्वल कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सिंपल वैल्यूज पुट करूंगा। देखिए ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल आपका एफ आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए ओ बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा, एंड बी ए की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, एक आंसर आ गया। अब देखें, ये तो हमने सिंपल बाय हेड टू टेल रूल इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब हमारा जो मेजर काम है वो स्टार्ट होने लगा है, जो आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अब मैंने क्या करना है, नाउ वी फाइंड द magnitude of f of x and f of y by the help of trigonometric रूल्स। या आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल ये चीज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स। अब देखिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हमारे यूज किए जाते हैं रूल्स वो कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताने लगा हूं। सम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रूल्स हैं इसके बारे में आप बहुत अच्छे अंदाज से पहले भी जानते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके मैं नेम लिख रहा हूं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है, साइन एंड थीटा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे आता है कॉस थीटा, एंड लास्ट में क्या आता है, टेन थीटा। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको अलग यहां बना दूं, चलो यहां बना देता हूं इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसके दरमियान में क्या है, एक एंगल थीटा है।
इसको डिनोट किया जा रहा है किससे, ओ से, ये क्या है, बी है, एंड देन यहां पे क्या है, ए है। तो जब हमारे पास इस तरह की जो ट्रायंगल आ जाए तो हम इजीली उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रूल्स हैं इनको याद करने का बहुत ही अच्छा वे क्या है, आपने ये पॉइंट याद रखना है जो मैं यहां लिख रहा हूं, सम पीपल हैव देन करली brown hair through proper brushing। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, एक आपको बात बताता चलूं, थीटा की जो बिल्कुल नीचे चीज होती है इसको आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसको बेस कहेंगे। अब बेस के जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा उसे आप कह देते हैं पी आर, परपेंडिकुलर कह देते हैं। अब परपेंडिकुलर की जो ऑपोजिट चीज होती है इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहला वर्ड, अब आपने क्या करना है, इनके फर्स्ट वर्ड को याद रखना है। एस फॉर क्या होता है, साइन। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एस फॉर साइन। साइन के आगे की पी से क्या बनता है, पी से बन जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, एच वाई आई से हाइपोटेन्यूज। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप ये चीजें दोनों याद रखेंगे तो सी से क्या बनता है, कॉस थीटा, एंड बी फॉर बेस। बेस डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा, एस से, फिर दोबारा हाइपोटेन्यूज। अगेन टेन थीटा देख लेते हैं, टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एंड इसको डिवाइड किससे कर देंगे, बी फॉर बेस। अब ये टर्म्स तीनों हमारी यूज होंगी, बल्कि तीन नहीं दो कहना चाहिए, दो टर्म्स हमारी यूज होंगी। तो इनको यूज करते हुए साथ साथ हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर मैंने यहां पे ये चीजें, ये जो मैंने यहां बनाया है, अगर इसको सिंपल यहां बनाना हो तो उसको किस तरीके से मैं बनाऊंगा, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप इधर। देखें, थीटा की जो नीचे चीज आ जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी बेस हो जाएगी। सिंपल बेस के ऑपोजिट मैंने क्या कहा था, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए मैंने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब मैं यहां पर लिखूंगा नाउ, या आप नाउ ना लिखें, सिंपल इस तरीके से स्टार्ट कर दें। एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जरा इधर देखिएगा, यहां पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका बी ए बनता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पे परपेंडिकुलर आपका किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है। एंड सिंपल इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, आपके सामने डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, विच इज इक्वल टू ओ ए। तो आप इस तरीके से इसको लिख दें। अब मैं ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह बी ए आ जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा। एज वी नो दैट कि बी ए किसके इक्वल होता है, आप अगर ध्यान इधर दें तो बी ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के इक्वल है। इसी तरीके से अगर आप ओ ए को देखें तो ओ ए किसके इक्वल है, इट्स इक्वल टू एफ। सिंपल इसकी वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दें। आप जब इसकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ वाई ओवर एफ। सिंपल। अब देखिए मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, यहां मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का एंड एफ ऑफ वाई का। तो देखिए एफ ऑफ वाई यहां पे रहने देंगे, जो बेस में हमारे पास एफ जो यहां डिवाइड हो रहा है साइन के साथ जाके उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई।
यही हमारा रिक्वायर्ड एक आंसर था, हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई किसकी, एफ ऑफ वाई की। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपल, आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड से ही इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसा कि अगेन अब हमें cos थीटा की जरूरत पड़ेगी। cos थीटा लिख लिया, विच इज इक्वल टू आपके सामने है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप जरा इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये टर्मिनोलॉजीज को सबको याद भी साथ साथ रखना है। cos थीटा एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब आप देखें बेस किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल। तो मैं यहां लिख दूंगा मेरी जो बेस है विच इज इक्वल टू ओ ए, हमें किसने बताया, सॉरी यहां पे ओ बी आएगा, ओ बी डायग्राम ने हमें इस वैल्यू को बताया, ओ बी आ गया। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा, इट्स इक्वल टू ओ ए। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, ओ ए। अब सिंपल इसकी वैल्यूज ऐड कर दें, जहां पे बेस है वहां पे ओ बी लिख दिया मैंने, डिवाइड इससे किसके कर दिया, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है, इट्स इक्वल टू ओ ए। अब आपको पता है ये डायग्राम ही आपको बता रही है कि ओ बी किसके इक्वल है, इट्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैं यहां पे क्या सिंपल लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स। एंड अगेन यहां पे ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए किसके इक्वल है जी, ओ ए हमारा एफ के इक्वल है। सिंपल, आप सारी वैल्यूज इसमें ऐड कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू ओ बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एंड ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ वाई की हम कर चुके हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, एफ जो यहां पे डिवाइड हो रहा था वो वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड्स थे, दोनों हमने इसके फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज थी उनको हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। अब आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 88 ओपन कर लें, हम उसमें मार्क कर लें जो जो मैं आपको बताता हूं हेडिंग्स, ताकि आपके लिए लर्न करने में इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स। अब वेक्टर्स की जगह फोर्सेस भी आ सकता है और वेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। एक तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की ये डेफिनेशन है, स्प्लिटिंग अप का मतलब होता है तोड़ना, यहां पे फर्दर सब डिवाइड कर देना। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन है, कह रहा है इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर आप ये ऊपर वाला पैराग्राफ लिखना चाहते हैं अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसके ऊपर आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें, लिखना चाहिए आपको ये वैसे क्वेश्चन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डेफिनेशन। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स into two mutually perpendicular components is called resolution of that force। स्प्लिटिंग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तोड़ना या सब डिवाइड कर देना फोर्स को। इसके टू म्यूचुअली का मतलब जो साथ साथ होते हैं, ये दोनों देखें, दोनों कंपोनेंट्स क्या है हमारे, जो जिनको हमने सब डिवाइड किया फोर्स को, साथ साथ हैं बिल्कुल। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें, कंसीडर अ फोर्स एफ। रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि किससे फोर्स को शो किया जा रहा है, हम फोर्स को किससे शो कर रहे हैं, ओ ए से डिनोट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.7। स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक बात बहुत ही ध्यान से मेरी समझनी है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। जैसे बुक में एक फिगर इसको दिया हुआ नेम फिगर 4.7, आप इस तरीके से फिगर को नेम ना दीजिएगा,
आप अपनी जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसमें जो फिगर को नेम देंगे, अगर फिगर को आप नेम दे देते हैं ए का या बी का या 1 और 2, तो वही आपने नेम इस फिगर को जब बना लेंगे इसके नीचे इस तरीके से इसको लिख देना है। तो मैंने यहां पे फिगर इसको कंसीडर कर लेता हूं, मैंने इसको फिगर 1 का नेम दिया था। अब देखिए एफ जो है हमारी किस लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन है जिसको ओ ए कहते हैं, और ये फोर्स की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है जिसको हम थीटा का नेम दे रहे हैं, इस एंगल को थीटा पढ़ते हैं। इसके बाद दो आप परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक आपने क्या किया, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लिए। एक जो कंपोनेंट है उसको आपने एफ ऑफ एक्स का नेम दे दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली जिसको आपने क्या नाम दे दिया, बी ए का, और वो हमारा कौन सा कंपोनेंट है, एफ ऑफ वाई कंपोनेंट है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, OA is the resultant of the vectors represented by OB and BA। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या है, OA है। तो इसे हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करके इन दो कंपोनेंट्स के थ्रू इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर सुने तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन किया है, बट मैं यहां आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो कंपोनेंट है, अब मुझे कैसे पता लगा ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड होंगे। देखिए एक वेक्टर मेरे पास ये है, वेक्टर ए, इसकी जो हेड है अगर उसके साथ सेकंड वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर जाए तो तब ये मुझे यहां से पता लग जाता है कि ये जो है दो कंपोनेंट्स हैं और इनका आंसर जो रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर है जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर एंड हेड जो है लास्ट वेक्टर के साथ मिलना चाहिए, वो उसका आंसर मैं बाय हेड टू टेल रूल फाइंड आउट कर सकता हूं। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैंने ओ ए जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, इट्स ओ ए, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जब मैंने ओ बी प्लस बी ए को आपस में ऐड कर दिया। The components O, B and BA are perpendicular to each other। आप खुद देखें O, B and BA के दरमियान में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इट्स मीन दे आर perpendicular to each other। They are called perpendicular component of OA representing force F। जाहिर सी बात है कि किसके perpendicular component है, ये force के perpendicular components हैं। Hence, OB represents its x component fx and BA represents its y component which is f of y। जैसा कि मैंने यहां पे पहले लिखा था कि हमारा जो है f of x जो है वो O B के इक्वल है, f of y B A के इक्वल है। Therefore, equation 4.1 can be expressed as f is equal to f of x plus f of y। अब यहां पे आप मैग्नीट्यूड्स ऑफ f of x and f of y की हेडिंग दे सकते हैं। The magnitudes of f of x and f of y of forces f of x and f of y can be found using trigonometric ratios in right angle triangle। जाहिर सी बात है एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया था, उसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा भी होती है, लेकिन हमारा यूज क्या है, इन दोनों टर्म से है, इसीलिए मैंने जस्ट इन दोनों टर्म्स को ही यहां पे एक्सप्लेन किया है। अब कुछ टर्म्स आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, मैंने उनको डिटेल में यहां से लेके यहां तक सॉल्व किया है। ये बेहतर होगा कि आप इन टर्म्स को एज इट इज ये लिख दें, तो आपको इंशाल्लाह बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद f of x ओवर f of y इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू cos थीटा। मतलब ये यहां पे cos थीटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो यहां बना है मैंने इसको डिटेल में जरा ओपन करके लिख दिया है।
cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आपके सामने ओ बी रिप्रेजेंट कर रही है, इससे मैंने यहाँ पे लिखा बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। एंड देन मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रही है इस राइट एंगल ट्रायंगल में? ओ ए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया ओ ए, और यहाँ पे बता भी दिया कि मेरा हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू ओ ए। एंड ये चीज मुझे किसने बताई? इस फिगर 1 में बताई। ठीक है, अब सिंपल ओ बी ओवर ओ ए लिख दिया। अब आपके सामने आप जरा इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ओ बी किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? ओ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एंड यहां पे मैंने बता दिया ओ ए किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू एफ। आपको मैंने जैसे यहां लिखा हुआ था, मैंने किसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है? एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की। cos थीटा के जरिए मैं क्या करूंगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। अब नेक्स्ट जो है सिमिलरली जैसे पहले हमने काम किया वैसे ही हम काम करेंगे। एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू बी ए ओवर ओ ए। अब हम क्या करते हैं? साइन थीटा की बात कर लेते हैं। जो ये लिखा हुआ है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप जरा खुद देखिएगा, परपेंडिकुलर हमारा ये है, इसकी वैल्यू क्या है? बी ए। तो मैंने यहां लिख दिया परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? बी ए के इक्वल होता है। और फिर मैंने बता दिया हमारा हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? ओ ए के इक्वल। हाइपोटेन्यूज बता दिया ओ ए के इक्वल है। सिंपल नेक्स्ट जो है वैल्यू में इनकी वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? ऐड कर दिया। आफ्टर दैट मैंने बताया बी ए किसके इक्वल है? एफ ऑफ वाई के इक्वल। आप खुद देखें बी ए ये जो मेरी लाइन है ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ वाई के इक्वल। सिंपल यहां बता दिया बी ए किसके इक्वल है? एफ ऑफ वाई के इक्वल है। अब नेक्स्ट ओ ए जो मैंने यहां लिखा है, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ओ ए किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू एफ। सिंपल ओ ए की जगह मैंने क्या कर दिया? एफ। और यहां पे इनकी वैल्यूज को ऐड कर दिया। यहां मैंने आपको बताया था किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है? एफ ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सिंपल एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहां पे एफ इससे डिवाइड हो रखा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का सब टॉपिक है, जिसकी मेन हेडिंग है डिटर्मिनेशन of a force from its perpendicular components। जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक स्टडी किया उसमें हमने फोर्स की हेल्प से इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड किया, इसके बाद हमने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अब हम इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरीके से हम इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। आइए हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? कंसीडर कर लेना है। कंसीडर a perpendicular components of a force which are f of x and f of y. They are represented by a line OP and PR। अब ये देखें एज इट इज आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है। डायग्राम में सबसे पहले हमारा रिजल्टेंट जो है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो है OR, जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। फोर्स हमारी रिजल्टेंट है। इसके बाद हमने दो इसके कंपोनेंट सबसे पहले कंसीडर कर लिए।
फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एफ ऑफ एक्स एंड सेकंड कंपोनेंट क्या है एफ ऑफ वाई। अब एक आप मैच का रूल है, ये मेरा हाथ जो है इसकी लेंथ अगर कंसीडर कर लें क्या है 10 सेंटीमीटर है। इस हाथ की अगर मैंने जो है वैल्यू फाइंड करनी है, अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो तो अगर इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, तो मैं इजीली इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैंने एफ ऑफ एक्स आपको यहां पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल जो हमारे पास जो लाइन है ये भी वाई एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। आप बेशक एफ ऑफ वाई यहां कंसीडर कर ले, यहां कंसीडर कर ले, ये गलत नहीं समझा जाएगा। तो हमने अपने इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू बुक एफ ऑफ वाई को यहां पे कंसीडर कर लिया है। अब आप इस चीज को बहुत अच्छे अंदाज से देख रहे हैं, ये मेरे पास जो है वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका हेड दूसरे की टेल से कोइंसाइड कर रहा है, और जो हमारा फाइनल वेक्टर है इसकी फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड लास्ट वेक्टर की जो हेड है दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैं बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैं लिख सकता हूं इस तरीके से ओ आर किसके इक्वल होगा, इट्स इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। ये मेरे पास क्या होगी, मेरी इक्वेशन 1 हो गई। एज वी नो दैट, हम इस चीज से जानते हैं, इस चीज को जानते हैं, एज वी नो दैट, फ्रॉम डायग्राम से हम ये चीज जानते हैं, ओ आर आपके सामने किसके इक्वल है, इट्स इक्वल टू एफ। वेरी गुड, एफ के इक्वल आ जाएगा। आफ्टर दैट ओ पी किसके इक्वल है, ये डायग्राम बता रही है ओ पी किसके इक्वल है, इट्स इक्वल टू एफ। एंड लास्ट में पी आर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, पी आर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। हम अपनी फर्स्ट जो इक्वेशन 1 हमने कंसीडर की थी उसमें सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सिंपल, ओ आर की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओ आर की जगह एफ आ जाएगा, इक्वल टू ओ पी की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे एफ ऑफ एक्स आना था, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, पी आर की जगह एफ ऑफ वाई आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा जो मेन काम स्टार्ट होने लगा है अगेन। नाउ हम क्या करने लगे हैं, नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये जो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगे हैं फोर्स का, ये हम किसकी हेल्प से करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी आप इसको पढ़ सकते हैं, PYTHAGORAS। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करूंगा। बहुत ध्यान से आपने इस थ्योरम को समझना है। सिंपल किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के इक्वल प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। अब जरा यहां देखिएगा, मैंने आपको लास्ट टर्म में भी बताया था कि आप, चलो मैं यहां जो है अलग इसको बना के समझा देता हूं। इस तरीके से मेरे पास क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे अगर इसका एंगल थीटा हो, थीटा के जो नीचे आती है चीज इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस के ऑपोजिट जो चीज आती है इसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर के जो बिल्कुल सामने आए चीज उसको हम क्या कहते हैं,
हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जरा उसको गौर करके आप जरा इसको देखें, जो हमारे थीटा के नीचे चीज है इसे मैं लिख सकता हूं, ये मेरे किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू बेस। बेस के ऑपोजिट जो चीज है इसे हम क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। परपेंडिकुलर जो ऑपोजिट है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कह देंगे। अब सिंपल आप इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखें, विच इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू बेस। देखें बेस की क्या वैल्यू है, ओ पी, तो यहां मैं लिख दूंगा ओ पी का स्क्वायर प्लस एज इट इज आ जाएगा। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, इट्स वैल्यू इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो जाए, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाए, क्योंकि इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम दिया था। इसके बाद मेरी जो न्यू इक्वेशन है इक्वेशन 2 आ जाएगी। नाउ वी नो दैट ओ आर, आपके सामने इस डायग्राम में क्या है, ओ आर किसके इक्वल है। आप बेशक ये पॉइंट ना लिखें, आप ये पॉइंट ना लिखें, क्योंकि ये पॉइंट मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आप सिंपल लिख दें इस तरीके से, ओ आर किसके इक्वल होता है, आपके सामने है एफ के इक्वल। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। ओ पी किसके इक्वल होता है, ओ पी आपके सामने एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसी तरीके से पी आर आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, हमारा पी आर किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के इक्वल है। आप सारी वैल्यूज इस पुटिंग all values in equation 2। अब मैं अपनी इक्वेशन 2 में सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ओ आर की जगह क्या आ जाएगा, y का f का स्क्वायर आ जाएगा। ओपी की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी आर की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स खुद बताएं, हमने किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड पे, ताकि यहां पे सिंपल मेरे पास फोर्स का स्क्वायर नहीं सिंपल फोर्स आए। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे जब मैं लूंगा यहां पे अंडर रूट आ जाएगा एफ का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब ये देखिए कि 2 इस अंडर रूट से इजीली कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या थी, फोर्स का मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड जो मैग्नीट्यूड था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। बट अभी हमारा काम यहां पे एंड नहीं हुआ, हमने क्या करनी है, डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स भी फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मींस दैट इस फोर्स का क्या होगा, साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगी। नाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ आ फोर्स की डायरेक्शन अब हम क्या करने लगे हैं, फाइंड करने लगे हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाई थी। नंबर 1 क्या थी, साइन थीटा, एंड सेकंड क्या थी, कॉस थीटा। अब यहां पे हमारी एक और जो रेशियो यूज होगी वो क्या होगी, टैन थीटा। क्या है इसका नेम, टैन थीटा। बड़े ही ध्यान से इसको आपने समझना है, टैन थीटा। अब टैन थीटा की क्या वैल्यू है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, याद करें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। अब देखिए यहां पे T से क्या बनता है, tan थीटा। P4 परपेंडिकुलर, P4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, और B4 क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा।
अब आप जरा इस डायग्राम में देखें परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है वो आप यहां बता दें। परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है पी आर एंड बेस की क्या वैल्यू है? बेस की वैल्यू है इज इक्वल टू ओपी। सिंपल ये वैल्यूज इसमें ऐड कर दें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू पी आर डिवाइडेड बाय बेस की क्या वैल्यू है? ओपी। अब आप जरा ध्यान से देखें पी आर की क्या वैल्यू है? पी आर हमारा किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड ओ पी किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू बेस कह रहा हूं एफ ऑफ एक्स। अब आप सिंपल इसकी वैल्यूज इसमें ऐड कर दें, tan थीटा एज इट इज, पी आर की क्या वैल्यू आ जाएगी? एफ ऑफ वाई ओवर ओपी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। हमने क्या करना था? डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी थी, तो tan यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। tan यहां पे आके डिवाइड हो गया 1/10 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान से आपने मेरा ये पॉइंट समझना है, जिसको मैं यहां पे आपको पहले समझाऊंगा तो इसको भी वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इस तरीके से मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर इसकी पावर यहां पे क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, जब नीचे है तो इसकी पावर 1 होगी। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या इस तरह लिख नहीं सकता? 2 into 3 की पावर -1 आ जाएगा। सिंपल बात तो वही है, पहले ये क्या था? डिनोमिनेटर में था, लेकिन मैं इसको न्यूमिनेटर में ले गया। पहले इसकी पावर क्या थी? 1 थी, लेकिन जब डिनोमिनेटर में था पावर 1, न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा tan की यहां वैल्यू क्या है? 1, लेकिन जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा, tan क्या हो जाएगा? tan की पावर -1 हो जाएगी और एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या था? ये हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने का वे था। अब हम एक दफा बुक से इसको रीड आउट कर लेते हैं और आप इनको जो हेडिंग्स हैं उनको आप बुक पे मार्क भी कर लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग दे दें। Since a force can be resolved into its perpendicular components, its reverse is to determine the force knowing its perpendicular components. मतलब हमने रिवर्स किया, मतलब पहले हमने फोर्स के थ्रू इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड किया, बट अब हम क्या करें? फोर्स को रिवर्स करें, मतलब इसके परपेंडिकुलर इस प्रोसेस को रिवर्स करके फोर्स जो है फाइंड करें किससे? फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। आफ्टर दैट अब एक्सप्लेनेशन की स्टूडेंट हेडिंग दे रहे हैं। कंसीडर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ। मैंने वही बात की कि अब हमने क्या किया? एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स कंसीडर कर लिया। These perpendicular components f of x and f of y are represented by line OP and PR respectively. Respectively का मतलब होता है, पहले अगर मेरे पास f of x की बात की है तो जो पहला पॉइंट जो लाइन OP है वो OP लाइन किसको शो करेगी? f of x को शो करेगी। सेकंड पे मैंने किसकी बात की है? लाइन एफ ऑफ वाई की बात की है, तो सेकंड जो पॉइंट है जो पी आर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो एफ ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करेगा। एज शॉन इन फिगर 4.8। अब इसके बाद आपने डायग्राम की हेडिंग देनी है या फिगर की हेडिंग दे दें। यही फिगर जो बुक पे बनी हुई है एज इट इज आपने वहां पे बनानी है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। Thus, OR will completely represent the force F, whose x and y components are f of x and f of y respectively. मतलब वो कह रहा है OR जो है आपका ये जो लाइन है ये completely f of f को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से? f of y and f of x। अब
दैट इज, अगर आप अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की हेडिंग दे दें, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स F कैन बी डिटरमाइन, इसे डिटरमिन पढ़ते हैं यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल OPR। मतलब अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किसको, F को डिटरमाइन करेंगे किसके थ्रू, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसी है, क्योंकि OP एंड PR के दरमियान में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है जो आपके सामने इधर मैंने लिखा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरीके से आप जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास F की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स विद एक्स एक्सिस इज गिवन एज, इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हेडिंग दे दें। एंड देन नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। नेक्स्ट पेज पे इस tan थीटा को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैंने आपके सामने इसको बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है। बेहतर यही है इस पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा एज इट इज, और यही अगर आप पेपर में लिख देंगे तो आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड इसका सब टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।